सकता है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि चाइना में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा 8 पॉलिटिकल पार्टीज और हैं जो कि अपने कैंडिडेट्स खड़े कर सकती हैं, अगर 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 चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाहे तो। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है इंटरनेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका जय हमारे हिंद। शो में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि चाइना में 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और किसी को पता भी नहीं है ये पार्टीज करती क्या है। पहले तो आप ये बताइए कि पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट क्यों करती हैं और इनका रोल क्या देखिए, यदि पॉलिटिकल पार्टी को समझना होगा कि बेसिकली नो पॉलिटिकल पार्टी है। एक है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, और बाकी जो है वो 8 छोटी पॉलिटिकल पार्टी है। तो आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना होगा कि ये 8 पॉलिटिकल पार्टी सीसीपी के अलावा है तो क्यों है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी में मल्टीपल जो पॉलिटिकल पार्टीज का होना ही अपने आप में एक अलग चीज है। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए, हम बात को आरंभ करें उससे पहले ही, जिसको कहते हैं ना, जैसे सिगरेट के पैकेट पे सेचुरेटरी वार्निंग लिखी रहती है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसी है। प्रकार से चीनी कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा स्पष्ट लिखा है, और बड़ा स्पष्ट रूप से जो लीडिंग पॉलिटिकल फोर्स बताई गई है सांवैधानिक रूप से चीन की, वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप समझ सकते हैं उस चीज को। सबसे पहले इसीलिए मैंने सेचुरेटरी वार्निंग दे दी कि हम नोनो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को मिलाकर। नो पॉलिटिकल पार्टीज है कुल, लेकिन संविधान आरंभ में ही एक चीज को डिफाइन कर देता है कि लीडिंग पॉलिटिकल फोर्स कोई होगी और कोई है चीन में, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी जिसको कहते हैं, वो है। और बाकी जो ये 8 पार्टीज जो है वो भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं। सांवैधानिक रूप से वो सरकार को चलाने में बिल्कुल आ सकती है, सरकार का पार्ट बन सकती है, लेकिन ये सब पेपर की बातें हैं। बेसिकली इनका रोल महदूद जो है वो पॉलिटिकल प्रपोजल्स देने तक है। अब ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर है कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दे या रिजेक्ट कर दे। तो इनका कोई भी रोल एक विपक्ष की तरह भी नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष तो बहुत दूर की बात है। केवल आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से राज्यों में, हालांकि ये बात कंपैरिजन ये बनता नहीं है, मैं केवल हमारी हिंदी ऑडियंस को समझाने के लिए बोल रहा हूं। जिस प्रकार से आप बोल सकते हो, नहीं वो भी नहीं होगा, हम राज्यपाल भी कैसे कर सकते हैं। राज्यपाल के पास भी जो है बहुत स्पेसिफिक शक्तियां होती हैं राज्यों में। इनकी शक्ति कुछ भी नहीं होती, केवल एक एडवाइजरी बॉडी की तरह, जैसे बहुत सारी कमेटीज होती हैं, ऐसे केवल एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर सकती हैं। इंक्लूडिंग इनको ओपन क्रिटिसिज्म करना भी सरकार को अलाउड नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने नाम पढ़ दूं कि मैं पूरे नोट्स बना के आया हूं, क्योंकि आपके जो दर्शक हैं वो बड़े जानकार दर्शक हैं। तो ऐसे दर्शकों के लिए आपको अच्छी मेहनत करना पड़ती है, रिसर्च करना पड़ती है। तो मैं पूरी रिसर्च के सामने साथ ही आया हूँ। 8 जो पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड है लीगली चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो है चाइना डेमोक्रेटिक लीग, चाइना नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, ज्यूशान सोसाइटी। ये ज्यूशान सोसाइटी बेसिकली जो है ना, ये बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि बुद्धिजीवियों की सोसाइटी है। फिर रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑफ चाइनीज कॉमिंटेंग। अब आप ये समझ सकते हो कि रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑफ चाइनीज कॉमिंटेंग, ये जो नाम है वही अपने आप में बताता है कि ये जो बचे कुचे चंकाई शेख के समय के फ्रैक्शंस होंगे या उनके ऑपोजिशन वाले फ्रैक्शन होंगे, ये वो लोग होंगे। क्योंकि कॉमिंटन पार्टी चंकाई शेख की पार्टी थी, जिसने बाद में ताइवान बनाया जब वो हार गए और मेनलैंड चाइना से जो आइलैंड ऑफ ताइवान तक रिट्रीट की, और फिर वहां से उन्होंने सरकार चलाई। तो फार्मोसा आइलैंड जिसको किया करते थे, तो वहां से जो सरकार चलाई, उनकी बेसिकली जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कॉमिंटंग पार्टी थी। तो उसी के नाम से लगता है साफ साफ ही कि उसी का कोई अंग होगा, उनका विरोधी अंग होगा, रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑफ द चाइनीज कॉमिंटॉन, या उसको काउंटर करने के लिए उस समय माओ जेतुंग वगैरह ने बनाई होगी ये पार्टी। फिर बनाई होगी या बनवाई होगी।
फिर है चाइना पीजेंट्स एंड वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये नाम बड़ा वैसा लगता है कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स की पार्टी है, लेकिन बेसिकली ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अंदर काफी फेमस पार्टी है, और उस प्रोफेशन के लोग इससे काफी हद तक जुड़े हुए हैं। फिर है यहाँ पर चाइना शी जोंग पार्टी। फिर है ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्निंग लीग। अब आप समझ सकते हो, पूरा वर्ड सुन ले आप, ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्निंग लीग, मतलब सेल्फ गवर्निंग वाली यही बात हो गई कि जो वो वन चाइना टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम की बात करते हैं कि सेल्फ गवर्निंग हो जाए उसको, और ये चाइना का अंग बन जाए। तो ये बेसिकली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की समर्थक पार्टी है, जो चाइना, जो ताइवान में थोड़ी बहुत जनसंख्या है प्रो कम्युनिस्ट पार्टी लोगों की, उनको टारगेट करती है। छोटी सी पार्टी है, जो माना जाता है 2017 के आसपास इनके नंबर थे पार्टी वर्कर्स के 3000। अब चाइना जैसी इतनी पॉपुलस कंट्री के अंदर 3000 इनके वर्कर्स थे कुल। और मुझे लगता है कि चूंकि अब जो गर्मा रहा है ताइवान का इशू, तो इसके वर्कर्स के नंबर बढ़ गए होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 4 5 गुना भी बढ़ गए हो, तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है जिसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ही अपने अंदर से इग्नाइट करवाया होगा कि ये थोड़ा प्लेटफॉर्म पे ज्यादा दिखे। अब आप ऐतिहासिक रूप से सोचें कि ये पार्टीज कौन है और क्यों है, इनका एग्जिस्टेंस क्यों है, तो ये बेसिकली छोटी 8 लेफ्ट लीनिंग पार्टी थी। बेसिकली ये वामपंथ के करीब की पार्टीज थी, और ये वो पार्टीज थी जिन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो विजन था 1948 में इसको एंडोर्स किया था, उसको समर्थन किया था। अब वो समर्थन क्यों किया था, उसके मुख्तलिफ जो पहलू हो सकते हैं, क्योंकि उस समय कॉमिंटर्न चंकाई शेख हार चुके थे एक तरह से, वो कम्युनिस्ट पार्टी और माओ सेतुंग का कब्जा हो गया था, तो इसमें से कुछ सत्ता के लालची भी होंगे, कुछ अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ किए होंगे, कुछ वामपंथ से प्रभावित भी होंगे, कुछ जो लेफ्ट आइडिया से प्रभावित होंगे। तो ये 8 वो छोटी पार्टीज थी जिन्होंने 1948 में माओ सेतुंग के विजन को, कम्युनिस्ट पार्टी के विजन का समर्थन किया था। और इनमें से बहुत सारी पार्टीज वो भी थी भाई साहब, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम्युनिस्टों का सपोर्ट की थी जापान से लड़ने के लिए। जापान से दोनों लड़े थे, चांकाई शेक भी लड़ा था और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ी थी। तो कुछ छोटे दलों ने जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन किया था जापान के खिलाफ, ये वो भी थी। फिर क्या हुआ था, ये 48 49 का जो पीरियड था, एक ब्लडी सिविल वॉर एक तरह से खत्म हुई थी, जो ब्रूटल थी काफी। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं चाहती थी कि अभी अस्थिरता रहे, तो जो भी बचे कुछ फ्रैक्शंस कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहते थे, उनको उन्होंने साथ लिया, और उनको कहीं ना कहीं रूलिंग एलिट में साथ ज्वाइन करने का भी विश्वास दिलाया। और ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल पार्टीज बनी। इसके बाद भी कुछ और पार्टीज बनी जिनको बाद में बैन कर दिया गया, इंक्लूडिंग जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी बनी थी उसको तक बैन किया गया, क्योंकि वो भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सीधा समर्थन नहीं कर रही थी। अब हम सोच, देखिए अगर हम पहले 8 साल की बात करें, 1949 में कम्युनिस्ट चाइना बनता है, और जो पहले के 8 साल थे, कहीं ना कहीं एक ओपन माइंडेडनेस थी उस समय की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की, कि वो इतने ज्यादा एंटी डेमोक्रेसी नहीं थे, वो एक कम्युनिज्म के अंतर्गत किसी प्रकार की डेमोक्रेसी के भी पक्षधर नजर आते थे। तो उस समय उन्होंने इन पार्टीज को, छोटी पार्टीज को साथ लिया था, और कहीं ना कहीं छोटी पार्टीज को भी ये लगता था कि वो भी नेशनल बिल्डिंग में, सत्ता के खेल में उनके साथ होंगे और कुछ उनको पावर्स मिलेंगे। लेकिन बाद में ये हुआ कि माओ सेतुंग जैसे जैसे शक्तिशाली होते गए, अच्छा ये जो पहले 8 वर्ष थे ना, जो 1949 मतलब चीनी कम्युनिज्म के निर्माण से लेकर, कम्युनिस्ट चीन के निर्माण से लेकर 8 वर्ष जो चले, इसमें जो ऑफिशियल पोस्ट होती थी, पॉलिटिकल ऑफिशियल पोस्ट, उसमें 1/3 पोस्ट इन छोटी पार्टियों को दी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। मतलब 3 पोस्ट है तो 3 में से 2 सीसीपी से आ रहे थे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, और एक ऑफिशियल जो आ रहा था वो इन छोटी पार्टी से आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कितना इनको पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ दी थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे माओ सेतुंग पावरफुल होते गए, अब सत्ता को ही पूरा का पूरा एकाधिकार जमाना, ना कि उसको वितरित करना दूसरों में, यही एक में वो लक्ष्य बनता रहा, और सत्ता का केंद्रीकरण शुरू हुआ, और धीरे धीरे इन पॉलिटिकल पार्टीज को साइड लाइंस पर धकेलना शुरू किया गया। और एक बार जब ये यूथोपिया, इन्होंने कम्युनिस्ट यूथोपिया वाला जो
कल्चरल रिवॉल्यूशन माओ सेतुंग ने शुरू किया था, तो उसके बाद तो 1966 तक तो इन लोगों को बिल्कुल भी निष्क्रिय कर दिया गया एक तरह से कि हाँ, इनको कठपुतली के स्टेटस पे बना दिया गया कि ये लोग जो है वो चीन की वामपंथी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ की कठपुतली बन गए विथ नो रियल पावर। ये 1966 तक हो गया। तो मुझे लगता है आपको व्यूअर्स को समझ गया होगा कि ये इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। राइट। अब जहां तक बात ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप तो ये बिल्कुल साइडलाइन पड़ी हैं, और एक इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें क्या कोई ऑपोजिशन मिल रहा है शी जिनपिंग को? जैसे कि पिछले लाइव में आपने बताया था कि एक शंघाई कॉकस है या शंघाई गैंग है, वो गैंग शी जिनपिंग के तो खिलाफ है। कितना पावरफुल है वो गैंग, और नहीं, कितना पावरफुल देखिए, है ऑपोजिशन? मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन देखिए चीन का सिस्टम भाई साहब इतना ओपेक है कि यदि हमको उसको समझना है तो उसके पहले की जो परतें हैं, प्याज के जो छिलके हैं, उसका कवर है, उसको समझना होगा। वो जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल अंदर की जो वो सबसे सख्त पोर्शन होता है देसी प्याज का, आप उसके विषय में पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो हम अगले पार्ट में उस पर संवाद करेंगे और उस पर ये होगा कि चीन का सिस्टम कैसे काम करता है। अभी मैं ये चाहता हूं कि हम डिटेल में इस पर संवाद करें कि ये 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो क्यों हैं, लोग इनको ज्वाइन क्यों करते हैं, क्या इन चीन के कौन से वो बड़े अधिकारी या पदाधिकारी हैं जो इन पार्टीज से आते हैं, और उनके विषय में उनके मरणोपरांत भी कुछ चीजें मालूम पड़ी, वो क्या मालूम पड़ी, और इनको फायदा क्या मिलता है सिस्टम का। देखिए सबसे एक वाजिब प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग क्या इस पार्टी से, इन छोटे दलों से निकल कर भी मेन स्ट्रीम तक आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। हमने इसके भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण एक दिखा था जो दुनिया भर में खूब प्रसारित भी किया गया था चीन से, वो था 1993 में, बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं मैं, 1993 में चीन के उपराष्ट्रपति पद से नवाजा गया था रोंग यिरेन को। वो ये रोंग यिरेन साहब जो हैं ये चाइना नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के सदस्य थे 1950 तक। छोटी पार्टी, चाइना नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के कंटिन्यू सदस्य थे ये वाइस प्रेसिडेंट बनने तक 1993 में। 1950 से लेकर, तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना एसोसिएशन था। गैर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इनका, और ये चीन के उपराष्ट्रपति पद पर चले गए थे। तो ये इसको कहते हैं ना बिल्कुल शिखर तक पहुंचने वाली स्थिति एक छोटी सी पार्टी के मेंबर की, और मेंबर वो भी जो पूरे अपने जीवन रहा। लेकिन इसको खूब प्रचारित किया गया कि चीन की डेमोक्रेसी कितनी बड़ी है, वो कितना ग्रेट सिस्टम है कि एक इतनी अदनी सी पार्टी का नेता भी चीन में उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। लेकिन भाई साहब इनके मरने के बाद ये बात मालूम पड़ी कि ये 1993 में जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे चीन के, उससे पहले इन्होंने 1985 में चुपचाप सीक्रेटली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप ले रखी थी। मतलब वो एक सीक्रेट व्यक्ति बन गए, एजेंट बन गए थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेशनल डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन में। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चीन जो है वो इन चीजों को, इन टेक्टिक्स को यूज करता है। फिर एक और एक बड़ा उदाहरण अभी भी है, जो ये ताइवान की ये जो चेयरवुमेन है ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्निंग लीग की, शी शू हुई, जो अभी भी जो चेयरवुमेन है, अध्यक्षा है ये ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्निंग लीग की। इनके बारे में ये माना जाता है और कहा जाता है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य है पिछले 2 दशक से, और दूसरी पार्टी की अध्यक्षा भी है। अब आप समझिए, क्या ये हो सकता है कि मैं भाजपा का पदाधिकारी हूं, भाजपा का अध्यक्ष हूं, वो कांग्रेस का सदस्य हो? अब नहीं। आप ये समझिए उस चीज को। तो ये पार्टी विद इन पार्टी वाला कॉन्सेप्ट भी चीन चलाता है। और दूसरा, इन्होंने एक बड़ा यूनिक वे बना रखा है चीनियों ने कि इन छोटी पार्टीज को कंट्रोल करने का, कि कोई भी जो छोटी पार्टी है अपने शूज से बड़ा नहीं हो जाए, अपनी औकात से ज्यादा नहीं निकल जाए। इसके लिए इन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट बना रखा है, UFWD। और ये यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट जो है ये सीक्रेटिव ऑर्गन है, ये गोपनीय विभाग है एक,
और इसका काम जो है वो चीनी सरकार के संबंध स्थापित करना, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध स्थापित करना, विदेश की पार्टियों से, दुनिया भर की जितनी भी पार्टीज हैं उनसे भी, वो साथ में अंदर चीन के जो दूसरी पार्टीज हैं उनके भी संबंध स्थापित करना और उनको मॉनिटर करना विद इन चाइना भी। और उसके लिए ये बहुत सारे काम करते हैं, इनने बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके निकाल रखे हैं। जैसे इन पार्टीज के जो पदाधिकारी हैं, वो चाहे जनरल सेक्रेटरी हो या इनकी केंद्रीय समिति के बड़े नेता हो, उनका चयन करके केंद्रीय समिति में या जनरल सेक्रेटरी के, छोटे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद पर जो भेजने का काम करते हैं, उसके लिए अप्रूवल होती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। ये कैसा है कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेगा उसके लिए भाजपा ऑफिस से अप्रूवल होना, ये उस प्रकार का सिस्टम है। आप समझ रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस पार्टी है, ऑपोजिशन में बैठी है, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन बनेगा वो भाजपा डिफाइन करे। यदि ऐसा होने लग गया तो उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई अर्थ है नहीं बचता है। लेकिन चीन में यही होता है, इन छोटी पार्टियों के अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी जो भी कहें उसको आप, वहां पर जनरल सेक्रेटरी ज्यादा चलता है जनरली कम्युनिस्ट पार्टीज में, या फिर इनके जो केंद्रीय समिति के जो बड़े नेतागण हैं उन सब का चयन भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी करके इन छोटे दलों में भेजती है। फिर पुलिस और जो सेना के जन हैं, जो सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और उनके सैनिक जो हैं, उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को ज्वाइन करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब आप समझिए कि कोई पार्टी चाहकर भी सत्तारूढ़ नहीं हो सकती, क्योंकि आर्म्ड विंग, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का पुलिस और इंटेलिजेंस हो, या देश का जो होता है आर्म्ड विंग, जो सेनाएं होती हैं, उनके सदस्यों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की अनुमति है। लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन जो होती है वो केवल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते हैं, वो किसी को नहीं कर सकते। और चीनी जो सेना है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी साहब, उसके अंदर दो अधिकारी होते हैं हमेशा। एक होता है जो आपकी प्रमोशन और आपकी सारी जो रिकॉर्ड्स रखता है, एक होता है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नुमाइंदा होता है, और दूसरा जो अधिकारी होता है वो सेना का होता है। वो दोनों के अप्रूवल से ही आपको पदोन्नति मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन की सेना का राजनीतिकरण चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने किस किस प्रकार से किया है। और लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली चीन की जो सेना है वो देश को जवाब देने के लिए उत्तराधिकारी नहीं है। उसका जो कर्तव्य बनता है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को वो जवाब दे, तो उसके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गन होता है, जो मिलिट्री कमीशन होती है उनकी, केंद्रीय मिलिट्री आयोग जो है, केंद्रीय सैन्य आयोग, उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो भी शी जिनपिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन नहीं है। इनके पदाधिकारी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो बिना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मर्जी के नहीं हो सकती, उनकी अनुमति की नहीं हो सकती। सैन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी इन छोटी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर यहाँ तक कि जो ऑफिस बना रखा है यूनाइटेड फ्रंट वर्क्स डिपार्टमेंट, जो मैंने बताया गोपनीय ऑर्गन है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, वो इनको वहां तक भी महदूद रखता है कि आपके नंबर कितने होंगे। ऐसा नहीं हो कि उनकी संख्या कार्यकर्ताओं की बहुत बढ़ जाए। और नंबर महदूद इसलिए रखे जाते हैं ताकि ये छोटे दल जो हैं वो ग्रामीण आंचल में और काउंटीज में अपने हाथ पैर नहीं पसार सके, इनको छोटा रखा जाए, हमेशा कट टू साइज करके रखा जाए। ये प्लानिंग के साथ काम होता है। तो ऊपर से आपको जो दिखता है वो डेमोक्रेटिक नजारा दिखता है, अंदर से जो है वो बिल्कुल भी डेमोक्रेसी चाइना में नहीं है। आप ये पूछ सकते हो कि फिर भी ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को लोग ज्वाइन क्यों करेंगे? क्योंकि फिर तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनली होगा वही जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चाहेगी। आप यदि उस पार्टी के पदाधिकारी बनेंगे तो भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से बनेंगे। देखिए क्या होता है रोहित भाई, कि आप एक छोटी पार्टी को जब ज्वाइन करते हो तो पहली बात तो एंट्री इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार आप एंट्री करने में सफल हो गए तो फिर आप पदोन्नति जल्दी पाएंगे। क्यों पाएंगे जल्दी? अगर 8,000 या 5,000 या 3,000 सदस्य हैं एक पार्टी के, और एक पार्टी के 10 करोड़ सदस्य हैं, तो कंपटीशन का स्तर क्या होगा ये ऐसा ही है। उदाहरण दे रहा हूं मैं, किसी पार्टी से कंपेयर नहीं कर रहा, कि आप लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली में रहते हो, आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ। मुझे पक्का है रोहित भाई, अगर 5-6 दिन आप उनके कार्यालय जाओगे रोज,
हम्म। और आप उनको बताओगे कि मैं आपके लिए काम करूंगा, तो आप अगले 2 महीने के अंदर जनशक्ति लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष बन सकते हो। लेकिन क्या आप भाजपा या कांग्रेस में जाओगे तो क्या आपको ये पूरी जिंदगी में भी बन पाओगे, ये बात आप सोच सकते हो? वो सोचना नहीं। भी आपके लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को लोग ज्वाइन करते हैं, और उसके कारण वो सत्ता के जो केंद्र हैं उनके नजदीक पहुंच जाते हैं। तो एक हम्म। ये कारण होता है। फिर एक बात है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको बहुत सारे लाभ पहुंचाती हैं, क्योंकि मैं बताया कि बहुत सारे जो ऑफिसेज होते हैं इनके पदाधिकारियों को मिल जाते हैं, जो पदाधिकारी बनते हैं। देखिए, कोई भी सरकार हो, किसी देश में भी हो, कई कई ऑफिसेज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कमिटीज होती हैं, बहुत सारे निगम होते हैं, मंडल होते हैं, आयोग होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों के एडजस्टमेंट हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि जैसे जिसवान सोसाइटी है, ये छोटी पार्टी बताया था मैंने आपको, जिसवान सोसाइटी का काफी एक बेस है इंटेलेक्चुअल्स के बीच में। वो इंटेलेक्चुअल जो है वो यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाते हैं। तो उनका प्रमोशन एज अ वाइस चांसलर या एज अ चांसलर या रजिस्ट्रार जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ, उसका जो भी समकक्ष वहां पर होगा वो होना आसान होता है आपके लिए, यदि आप जसवान सोसाइटी को ज्वाइन कर रखे हैं। फिर इसी प्रकार से चैन शू, ये महोदय जो हैं, ये चाइनीज पीजेंट्स एंड वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैंने कहा था ना आपको थोड़ी देर पहले कि चाइनीज पीजेंट्स एंड वर्कर्स, ऐसा लगता है सुनकर कि किसानों मजदूरों की लोकतांत्रिक पार्टी। यदि हम इसका अनुवाद करें हिंदी में तो इसका सीधा मतलब यही होगा अनुवाद में, चीनी मजदूरों तथा किसानों की लोकतांत्रिक दल के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है चैन शू। चैन शू साहब वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष होने के साथ वो चाइनीज रेड क्रॉस के भी अध्यक्ष हैं। अब जब आप रेड क्रॉस के अध्यक्ष हो तो आप पूरी चाइना में क्या पूरी दुनिया में घूमते होंगे। हम्म। आपका घूमना फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ चाइना करेगी। आपको बीजिंग में अच्छा बंगला मिला होगा, नौकर मिले होंगे, शॉफर मिलेगा, ऑफिस मिलेगा। तो ये सब पर्क्स के लिए छोटी पार्टीज को लोग ज्वाइन करते हैं। और फिर कुछ और भी चीजें ऐसी हैं, जैसे जो ताइवान को लेकर पार्टी बनी हुई है, छोटा दल बना रखा है इन्होंने ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्निंग लीग का। अब जो लोग उसको ज्वाइन करते हैं उनमें से बहुत सारे वैसे होंगे जो अक्रॉस द स्ट्रेट व्यापार करते हैं चीन से ताइवान के साथ। अब उनको वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जुड़ने के लिए जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करते हैं और वहां के व्यापारी हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापार में उसमें करने में सहूलियत मिलती होगी। और यहाँ से भी, चीन से भी जो कस्टम्स क्लियरेंस वगैरह जो चीजें होंगी ताइवान के लिए फटाफट पर बन जाते होंगे। तो ये चीज है कि ये छोटी पार्टियां वहां चलती हैं। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये उठेगा रोहित भाई कि क्या ये छोटी पार्टी कुछ इन्फ्लुएंस कर सकती हैं चीन की सरकार पर? हाँ, ये करती हैं। करती कैसे हैं ये? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद इन द सिस्टम कर सकती है। मेरे वर्ड्स को नोट करना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद इन द सिस्टम। ये कोई ओपेड नहीं लिखेंगी, कोई मीडिया में जाके कुछ नहीं कहेंगी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में, पीपल्स नेशनल कांग्रेस जो है वहां की संसद, उसमें खड़े होकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का या उसकी नीतियों का विरोध नहीं करेंगी। हाँ, लेकिन यदि कोई नीति गलत लगती है तो उसकी लीडरशिप को बता सकते हैं, एक आईना दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये गलती होने की संभावना है। और इसी को कहीं ना कहीं प्रमोट भी करती है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की इनको ही एक विपक्ष के ना होने के कारण इन्हीं को एक अंदर से आईना दिखाने वाला बना दिया जाए। इसलिए जितने भी सर्वे होते हैं ज्यादातर गवर्नमेंट के, ये छोटी पार्टी के अधिकारियों के अंडर में करवाए जाते हैं, ताकि वो ग्राउंड से बातें लेकर आए और चीनी नेतृत्व को बताएं कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ताकि पॉलिसीज बनाने में कुछ सुधार हो सके। ये एक करेक्टिव मैकेनिज्म उन्होंने बना रखा है, लेकिन ये लोकतांत्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? मैं 2 उदाहरण दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। 1989 में साहब थाईमैन वो थाइनमन स्क्वायर के प्रोटेस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं जिनके ऊपर दंग शाओपिंग ने तोपें चलवा दी थी, बच्चों को बर्बाद दिया था थाइनमन चौक पर चीन के। उस समय के आप क्रियाकलाप देखें, इन 8 पॉलिटिकल पार्टीज को हार्डली इन्होंने कुछ आवाज भी निकाली। चीन में चीनी बच्चों को चौक के ऊपर भून दिया गया मशीनों और टैंकों से, लेकिन क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने चू भी करी? ढंग से नहीं करी। तो क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है वो। फिर अभी आप देखिए
ये चलो बहुत से व्यूअर्स के लिए ये पुरानी बात हो गई होगी, लेकिन 2018 में देखें, शी जिनपिंग प्रपोजल लेके आते हैं कि जो 2 टर्म का कानून था संविधान में कि 2 बार से ज्यादा कोई व्यक्ति चीन का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया जाए। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लेके आई, किसी भी 8 पॉलिटिकल पार्टीज में से एक ने चू भी नहीं करी, उस प्रस्ताव को पारित किया सर्वसम्मति से इन सब ने मिलकर, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब मैं तो इसको यही कहूंगा कि ये लॉन्ग टर्म को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल सुपरविजन, टेक केयर ऑफ ईच अदर, एंजॉय ऑनर एंड शेम टुगेदर। एक साथ सत्ता की मलाई काटो, एक दूसरे के साथी बन के रहो, एक दूसरे को आईना दिखाते रहो और मजे करो। ये रिश्ता है, इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। राइट अच्छा, ये एक चीज और कही जाती है कि शी जिनपिंग अब 3rd टर्म निकाल ही लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह गया। क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है शी जिनपिंग को? पॉलिटिकल पार्टी को तो है, कम्युनिस्ट पार्टी को तो है, शी जिनपिंग का पर्सनली सपोर्ट है इनका? देखिए, इनका होना नहीं होना, इनकी औकात कुछ भी नहीं है। अब आप, मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ कि कोई औकात नहीं है। ये जो डिसाइड करने वाली बॉडी है, हम अगली बार जब बात करेंगे तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो पोलिट ब्यूरो, 25 सदस्यीय पोलिट ब्यूरो जो है चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का, वो डिसाइड करना है, और उसकी भी एक क्रीमी लेयर है 7 लोगों की। आप ये कह सकते हो कि उनका केंद्रीय नेतृत्व जो है, ये 2 ही मिलके डिसाइड करना है और कोई डिसाइड नहीं करना। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 20-25 लोग हैं। और अभी जो बातें आई थी कि एक बीजिंग के बाहर एक रिसोर्ट है जहां पे ये लोग मिलते हैं हर साल कोई नीति निर्माण से पहले, जो ये इनके पोलिट ब्यूरो के लोग अपने परिवारों के साथ हफ्ता 2 हफ्ता गुजारते हैं सब लोग उस रिसोर्ट में। और जैसे वो गॉडफादर्स होते हैं ना, कि फैमिली में क्या करना है, आपने गॉडफादर पिक्चर भी देखी होगी, फैमिली में क्या करना है, किसको क्या विभाग देना है, वो ग्लास लेके बैठेंगे, सब डिसाइड करेंगे। एक बैठा रहेगा, जैसे वो बिल्ली लेके बैठा रहता है गॉडफादर में, तो उसमें ये सब बैठे रहेंगे। 25 लोग हैं, उनके परिवार के लोग एंजॉय कर रहे हैं रिसोर्ट में। सब, मैं बोलता हूँ ना कि माफिया है पूरा, चीनी माफिया। ये 25 बैठ के सब डिसाइड करेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते तक के इनकी बीच में मीटिंग भी हुई थी। वो जो 25 लोग डिसाइड करेंगे, वो सील हो जाएगा कि शी जिनपिंग को नई पारी मिलेगी कि नहीं। लगता ऐसा है कि 25 में से ज्यादातर शी जिनपिंग के साथ है, लेकिन ये माफिया परिवार है। जो गॉडफादर हमने पिक्चर देखी थी ना, इसमें सब कुछ होता है वैसा ही, उसी तरह से कि मरवाना, मुंह बंद करना, पुरस्कृत करना, डिसिप्लिन का। हम अगली बार बात करेंगे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक अपने आप में एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना रखी है, और वो डिसिप्लिनरी कमेटी किस प्रकार से फंक्शन करती है, कैसे लोगों को डिसाइड बंद करती है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी। परजिश करवाना, चाइनीज जो होते हैं वो, ये कम्युनिस्ट जो होते हैं, ये आधी रात को जो खटखटाहट होती है दरवाजों पर, वो गिरफ्तारियां होती है, उसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो कहाँ परजिश करवाना है, ये सब, ये माफिया फैमिली है भाई साहब। पूरा चीन पे कब्जा कर रखा है। दुनिया की एक ही कंट्री है जिसकी आर्मी नहीं है, बल्कि एक पार्टी की आर्मी है वो। ये अगली बार बात करेंगे इसके ऊपर। तो अभी शी जिनपिंग का लग तो रहा है, लेकिन फाइनल डिसाइड करने वाले वो 25 लोग हैं साहब। कुछ इधर उधर भी हो जाए तो नहीं बोल सकते। पूरा वो फैमिली में कि डिसाइड कर लिया कि फैमिली के लिए ये बंदा सही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम पे कब्जा कर रखा है। देखो, अभी आपने देखा ना कि ये पोलिट ब्यूरो जो होता है ना, ये कम्युनिस्ट पार्टियों का एक फीचर होता है दुनिया भर की, और ये पोलिट ब्यूरो ही सब कुछ करता है। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का आप कह सकते हो जो सबसे बड़े नीति निर्माण करने वाले, जो सबसे बड़े घाग हैं, वो उस पोलिट ब्यूरो में बैठते हैं, वो देश को चलाते हैं। इतना बड़ा चीन जैसा देश जो है, वो ये 25 लोग चला रहे हैं पोलिट ब्यूरो में। हम एक एक की बात करेंगे कि जो पोलिट ब्यूरो की भी स्टैंडिंग कमेटी बनाई है, मतलब वो 7 लोग जो पोलिट ब्यूरो की भी मलाई है, क्रीम है, हम नामजद बात करेंगे उनकी भी। ओके, डन। नेक्स्ट टाइम राउंड
पॉलिट ब्यूरो और बाकी चीजों पर आपसे जरूर पूछेंगे और आपसे पूरा लेंगे। आज आपने बहुत बढ़िया चीजें बताई जो कि शायद मुझे नहीं पता थी कि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे एग्जिस्ट करती हैं और किस तरीके का सिस्टम और मैकेनिज्म काम करता है। आपने अंदर तक बता दिया कि क्या गुंडागर्दी चलती है, क्या आपके इस चीज के लिए आपने जो हमें नॉलेज दी उसके लिए कितने सारे कमेंट्स आए हुए, सब आपको थैंक्स बोल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट गुलरेज साहब। उम्मीद है धन्यवाद। आपके साथ जल्दी एक और डिस्कशन करेंगे, अब की बार पॉलिट ब्यूरो एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की फंक्शनिंग पर। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय नमस्कार। हिंद।